गुड मॉर्निंग बेटा। अब बात करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब जो होता है कि जो आपका सॉलिड डेवलप किया आपने, उसके बीच में जो गैप रह जाता है वहाँ पर जा कर के छोटे मोटे एटम्स जो हैं या आयंस जो हैं एडजस्ट हो जाते हैं, उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। जो गैप नहीं हो जाता है यहाँ पर, जैसे ये है इस तरह से जो है, मान लो ये गैप है आपका, ये रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये गैप है। यहाँ पर कोई छोटा मोटा एटम जा कर के बैठ जाए तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। समझ में आ गई बात? तो जो गैप में बैठ जाए उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट है बेटा, derivation of the relationship between the radius small r of the octahedral void and the radius capital R of the atom in close packing। देखो बेटा, हमें निकालना ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस और एटम की रेडियस के बीच में रिलेशन। ये जो डायग्राम बना हुआ है आपका, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इससे देखो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेट होता है। देखो बेटा, यहाँ से लेकर के इस वाली पोजीशन तक कैपिटल आर है, ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्मॉल आर है, रेड कलर वाला स्मॉल आर है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से आपका यहाँ से इस पोजीशन लेकर के इस पोजीशन तक स्मॉल आर है, और इस पोजीशन से लेकर के इस पोजीशन तक कैपिटल आर है। समझ आ गया? और बेटा इस पोजीशन बी से लेकर के इस पोजीशन सी तक ये जो डिस्टेंस है 2r हो गई। इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? जो ब्लू पार्ट है वो कैपिटल आर है, जो रेड पार्ट है वो स्मॉल आर है, और जो ब्राउन पार्ट है वो 2r है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो कैपिटल आर है वो है आपके एटम की रेडियस जिससे मिलकर के वो लैटिस तैयार हुआ है। स्मॉल आर क्या चीज़ है? ये उस एटम की रेडियस है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाकर के एडजस्ट होगा, ठीक है। और यही रिलेशन इन दोनों का, स्मॉल आर का और कैपिटल आर का रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ बेटा, ये जो एंगल है इनके बीच का, ये जो एंगल है ये ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये कितना है? खूब सोचो, 90 डिग्री है या नहीं है? अगर ये 90 की डिग्री है तो फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर। होती है या नहीं होती है? ये होती है बेटा। इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो बस, आपका काम खत्म हो जाएगा इतने से। कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये आ जाएगा बेटा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इसका होल स्क्वेयर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इसका होल स्क्वायर। तो ये चीज़ 2 टाइम्स लिखी हुई है, तो 2 टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 2r स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर और इसका होल स्क्वायर। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इससे क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल आर। अब बेटा इस कैपिटल आर को इस तरफ लेके जाएंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2r माइनस आर। कॉमन क्या आ रहा है बेटा? कैपिटल आर कॉमन आ जाएगा तो अंडर रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज स्मॉल आर। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कैपिटल आर मल्टीप्लाई 0.414 इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। इसका मतलब है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें जो एटम एडजस्ट होगा उसकी जो रेडियस स्मॉल आर है वो कैपिटल आर जिस एटम से मिल करके वो लैटिस तैयार हुआ, वो क्रिस्टल तैयार हुआ, उसकी रेडियस का 0.414 टाइम्स होगा, मतलब उससे स्मॉल होगा। समझ में आ गया बेटा? ये इसका डेरिवेशन है। कोई डाउट है? सिंपल समझ में आया कि नहीं? हमने इसमें पाइथागोरस अप्लाई करी, पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद जो है सॉल्व करते चले गए, अंडर रूट लिया, फिर कैपिटल आर को दूसरी साइड में ले गए, सॉल्व कर लिया। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, उसमें से मैंने क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर रूट 2 कितना होता है? 1.414 होता है बेटा, तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आंसर आएगा? 0.414 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मल्टीप्लाई 0.414। समझ में आ गई बात? ये सॉल्व होगा आपका। ये डेरिवेशन देखो बेटा, ये डेरिवेशन देखो, इसमें एक चीज़ देखना, क्या चीज़ है ये? हमें बनाना है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है बेटा 4 बॉल से, 4 स्फीयर से मिलकर के बनता है। तो एक स्फीयर तो बेटा ये रखा हुआ है यहाँ पर, दूसरा स्फीयर ये रखा हुआ है, तीसरा स्फीयर ये रखा हुआ है, ठीक है। ये 3 स्फीयर तो बना लेंगे ट्रायंगुलर बेस। खूब अच्छी तरह समझ लो, ये ट्रायंगुलर बेस बना लेंगे।
तो फिर ये जो फोर्थ स्फीयर है ये इन तीनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये इनके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है क्रिएट डेवलप होगा। और ये जो है आपका, ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका टेट्राहेड्रल बोर्ड में बैठा हुआ एटम है। समझ में आया कि नहीं आया? ये टेट्राहेड्रल बोर्ड में बैठा हुआ एटम है। क्लियर हो की बात? अब आपको एक चीज़ देखनी है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? सोचो थोड़ा सा। a√3 है कि नहीं? ये बॉडी डायगोनल है, a√3 होगी। क्या चीज़ है ये? a√3 है। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? a√2। और ये डिस्टेंस कितनी है? a। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो, अच्छी तरह सोच लो, खूब अच्छी तरह सोच लो इसको। मैं फिर बता देता हूँ सारी चीज़ें। ये वाली है a√3, ये वाली है a√2 और ये वाली साइड है a। और ये एंगल कितना है? ये एंगल है आपका 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ समझ में आई? नहीं आई बेटा? अब एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये पॉइंट है आपका A, ये वाला पॉइंट है आपका B, ये वाला पॉइंट है आपका D। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट आपका क्या है? D है। AB के अलोंग जो ब्लू कलर वाले आपके स्फीयर हैं वो टच करेंगे। AB के अलोंग ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर टच करेंगे। इसका मतलब है a√2 में आपकी कितनी रेडियस टच कर जाएंगी? 2r। कैसे? r a वाले एटम की और r p वाले एटम की, तो ये आ जाएगी a√2। आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू a√2 अपॉन 2। यहाँ से आएगा r इज इक्वल टू a अपॉन √2। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, अच्छी तरह सोच लो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? a√2। अब आप देखेंगे बॉडी डायगोनल को। किसको देखेंगे? बॉडी डायगोनल को। बॉडी डायगोनल के लिए क्या कहना है? बॉडी डायगोनल है मेरा AD। AD के साथ क्या आएगा? a√3। AD कितनी होती? a√3 होती। अब a√3 में दो तो आपके जो हैं क्या बन जाएंगे? दो तो आपके एटम बन जाएंगे ना। थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। a√3 में क्या क्या होगा? a√3 में एक तो A वाला एटम, और D पर अगर हम एटम माने तो क्या हो जाएगा? ये भी कैपिटल R हो जाएगा। तो 2R तो इनकी वजह से हो गए, और जो ग्रीन वाला है उसकी वजह से भी कितने हो गए? 2R हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर होगी बात? तो a√3 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, r प्लस स्मॉल r, तो आ जाएगा a√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये आ जाएगा आपका। ये इक्वेशन आ गई आपकी 2। और ये कौन सी इक्वेशन थी? ये 1 थी। बोलो बेटा, इतना समझ में आया? अब आप क्या करो? डिवाइड कर लो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो, तो देखो क्या आएगा। इससे क्या आएगा? a√3 अपॉन 2 अपॉन a अपॉन √2 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r ओवर कैपिटल R। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये चीज़ यहाँ चली जाएगी और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। बोलो, इतना तो समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है? आगे देखते हैं बेटा, फिर देखो क्या होगा। देखो इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि a√3 √2 अपॉन 2a इज इक्वल टू, R से डिवाइड करूँगा तो R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा आपका। ठीक है, तो इस a से ये कैंसिल हो गया, एक √2 से ये कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? √3 अपॉन √2। ध्यान रखना, ये जो 2 है इसको आप क्या लिख सकते हो? √2 का स्क्वायर। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास √2 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब यहाँ से क्या करोगे आप? इस 1 को इस तरफ ले आओगे, तो क्या आएगा? √3 अपॉन √2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। एलसीएम कितना आ गया? √2, तो यहाँ से होगा √3 माइनस √2
इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आपकी आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, √3 की जगह आप वैल्यू क्या पुट करोगे, 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.732 इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आएगा। अब यहाँ से जो पूरी वैल्यू सॉल्व होकर के आएगी वो आ जाएगी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.225। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.225 कैपिटल आर। ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा उसमें जो एटम एडजस्ट होगा उसकी रेडियस होगी। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? मैं फिर से पूरे को समझा देता हूँ कैसे क्या करना था। ये देखो, ठीक है, ए बी के अलॉन्ग दो स्फीयर टच कर रहे थे, ठीक है। तो ए बी के अलॉन्ग अगर दो स्फीयर टच करेंगे तो ए बी है कितना, a√2, a√2 है। अब a√2 में 2r आ जाएंगे, r प्लस आर होकर के, तो a√2 इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से r इज इक्वल टू a√2/2 आएगा, तो r इज इक्वल टू क्या बचा, a अपॉन √2। ये इक्वेशन 1 समझ में आ गई। इसके बाद बॉडी डायगनल देखा AD, AD क्या होता है बॉडी डायगनल, तो a√3। अब a√3 में क्या क्या है, दो रेडियस तो आपके ब्लू वाले एटम की आ गई और दो रेडियस आपकी ग्रीन वाले एटम की आ गई कि नहीं आ गई। तो 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस 2 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया तो a√3/2 हो गया, तो ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया ग्रीन कलर में। अब ग्रीन कलर पे आ जाओ आप सीधे, ये देखो ग्रीन कलर वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। जैसे डिवाइड करोगे तो पहले का 4th से और सेकंड का 3rd से मल्टीप्लाई होता है। करने के बाद जो चीज़ें कट गई उसे काट दिया। 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, √3/√2 इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। यहाँ तक पहुँच गए, ये हो गया। इससे क्या होगा, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेना, 1 को शिफ्ट करोगे तो आपका ये आ जाएगा, एलसीएम लेकर के ये आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आ जाएगा। फिर फाइनल आंसर आपका ब्लैक में दे रखा मैंने 0.225 आपका मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। ये जो स्मॉल r है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम एडजस्ट होगा ये उस एटम की रेडियस है बेटा, समझ आ गई। इस तरह से सॉल्व करना है। देखो बेटा अगला क्या क्वेश्चन है, ये कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस एज ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम फॉर प्योर एलिमेंट्स। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूँ, पहले किसकी बात करता हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूँ। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एक एटम आपका ये रहा, एक एटम कहाँ है आपका, ये रहा एक एटम, और दूसरे एटम का ये वाला हिस्सा ये रहा। वैसे ही कंप्लीट होगा लेकिन हमने इसमें सिर्फ इतना ही देखा है, ये इस तरह से कंप्लीट होगा और ये इस तरह से जो है आपका कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो आपका कितना आता है इसमें, एक रेडियस ये आती है और एक रेडियस ये आती है। अब नियरेस्ट नीबर क्या होता है, नियरेस्ट नीबर का मतलब होता है एक स्फीयर के सेंटर से दूसरे स्फीयर के सेंटर के बीच की दूरी जो डायरेक्टली टच कर रहे हैं। तो बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दोनों एटम H पे टच करते हैं कि नहीं करते हैं, तो दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो कितनी गई, ये हो गई आपकी A। तो नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस कितनी हो गई, D इज इक्वल टू A, ये आ गई आपकी D इज इक्वल टू A। आएगी कि नहीं आएगी, दोनों के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, A इज इक्वल टू D आ गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये है नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस, A इज इक्वल टू D। अब यही बात मुझे किस में करनी है, मुझे फेस सेंटर में करनी है यही बात, ठीक है। तो ज़रा गौर करो, फेस सेंटर में क्या होगा कि एक एटम तो ये है यहाँ पर, एक फेस पर है और एक इस जगह पर है, यही तो है। इसका मतलब है A√2 फेस डायगोनल, इसमें कितनी रेडियस हो जाएंगी, 4 रेडियस हो जाएंगी। लेकिन गौर करो मुझे नियरेस्ट नीबर चाहिए, नियरेस्ट नीबर का मतलब दो एटम जो डायरेक्टली टच कर रहे हैं उनके बीच का जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो। तो देखो बेटा पहले वाले स्फीयर का सेंटर ये रहा, दूसरे वाले स्फीयर का सेंटर ये रहा, यही तो है। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, दोनों जो रेड पॉइंट हैं इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो ये तो A√2 जो था उसका हाफ है, ये क्या है, ये A√2 का हाफ। तो इसका हाफ कर रहे हो तो आप इसका भी हाफ कर दो, और इस चीज़ को क्या बोल दो आप, इस चीज़ को या आप D बोल दो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, √2 से इसको जब आप डिवाइड करोगे,
√2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √2 से डिवाइड करोगे इसको तो आ जाएगा a/√2। ये नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस आ जाएगी a/√2। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो है एटम कहाँ टच करेंगे, ये फेस पर टच करेंगे, तो a√2 में 4r आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, दो ऐसे स्फीयर जो डायरेक्टली टच कर रहा हूँ, तो मैंने रेड पॉइंट्स आपको दिखा दिए थे, एक का सेंटर यहाँ था और दूसरे का सेंटर यहाँ था। तो इनको जब मैं टच करूँगा, इनको जब मैं मिलाऊँगा, तो ये डिस्टेंस मेरी नियरेस्ट नीबर की डिस्टेंस होगी। अब ये डिस्टेंस है कितनी, a√2 का हाफ है ये, a√2 के हाफ में हमें d मिल जाएगा, ये हमारी नियरेस्ट नीबर की डिस्टेंस है। तो a√2 का हाफ का मतलब a/√2। अब आगे वाले को आप खुद थिंक करो ज़रा, बॉडी डायगोनल वाले में क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। बॉडी डायगोनल वाले में एटम कहाँ कहाँ होते हैं इसमें, यहाँ पर है, एक बॉडी के सेंटर पर है और एक इस वाले हिस्से पर है। ये बॉडी के डायगोनल पे टच करते हैं। तो बॉडी का डायगोनल होता कितना है, a√3, और इसमें कितनी रेडियस आती है 4r, ये तो आप पहले ही सीख चुके हो, 4r आती है। लेकिन हमें निकालना है नियरेस्ट नीबर की डिस्टेंस। नियरेस्ट नीबर क्या होता है, दो स्फीयर जो डायरेक्टली टच कर रहे हैं उनके सेंटर के बीच की दूरी। तो एक तो ये वाला स्फीयर और एक ये वाला स्फीयर टच करेंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये रेड वाला पोर्शन, ये होगा कितना, a√3 का हाफ ही तो होगा ये। तो हमें निकालना है इसका हाफ, तो हमें इसका भी हाफ करना पड़ेगा, और ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, d के। समझ में आया कि नहीं। तो नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विल बी a√3/2। फिर बता देता हूँ, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग स्फीयर टच कर रहे हैं, तो बॉडी डायगोनल होता है a√3, a√3 में 4 रेडियस आएंगी, ठीक है। अब हमें नियरेस्ट नीबर की डिस्टेंस निकालिए। है नियरेस्ट नीबर क्या होते हैं, जहाँ दो एटम डायरेक्टली टच कर रहे हो, तो ये वाला एटम इस वाले एटम को डायरेक्टली टच कर रहा है, हमें इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच की दूरी निकालनी, यही हमारा नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस होगा। ये जो रेड पोर्शन है यही हमारा नियरेस्ट नीबर डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस है कितनी, a√3 की हाफ है, a√3/2, तो मैंने यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दिया। अगर इसको 2 से डिवाइड किया है तो फिर इसको भी मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नियरेस्ट नीबर की डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर होगी बात, ऐसे करना है। तो जो बातें बेटा हम कर रहे थे वो यहाँ पर लिखी हुई मिल रही हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में नियरेस्ट नीबर कितना होता है, a डिस्टेंस पर होते हैं। फेस सेंटर्ड के केस में कितने होते हैं, a/√2 डिस्टेंस पर होते हैं। और बॉडी सेंटर्ड के केस में कितने होते हैं, a√3/2 डिस्टेंस पर होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ है। कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से करना है बेटा। ये प्रॉब्लम देखो बेटा, सैम्पल प्रॉब्लम है ये। क्या कहता है ये, A solid A positive B negative has NaCl type close packed structure if the anion has a radius of 241.5। एनायन की रेडियस कितनी है, R निगेटिव कितना है, R निगेटिव है आपका 241.5, ये है पिकोमीटर, ध्यान रखना किसमें, पिकोमीटर में। तो कह रहा है व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ द कैटायन, हमसे पूछ क्या रहा है, R पॉजिटिव पूछ रहा है कैटायन, ये रेडियस कितनी होगी, ठीक है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो ये होगा आपका FCC। NaCl कैसा होता है, FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के फॉर्म में ये क्रिस्टलाइज होता है। अब ज़रा दिमाग लगाना, फेस सेंटर्ड जो होते हैं आपके, उसमें जो एनायन होता है, एनायन होता है वो तो जाता है लैटिस साइड पर या पैकिंग में जाता है, वो इसमें चला जाता है, पैकिंग करने के लिए एनायन जाता है। तो कैटायन कहाँ जाते हैं, कैटायन जाते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कहाँ जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाते हैं, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 0.414 इंटू एनायन रेडियस, एनायन रेडियस ये होती है। समझ में आया कि नहीं आया, ये होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। समझ में आ गया, तो क्या आएगा यहाँ पर 0.414 मल्टीप्लाई, आर निगेटिव कितना था, एनायन रेडियस 241.5 पिकोमीटर, ये इतना था। क्लियर होगी बात। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसकी वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपका करीब करीब क्या आ जाएगा, 100 पिकोमीटर आ जाएगा। मतलब जो कैटायन की रेडियस है वो कितनी है, 100 पिकोमीटर। मैं फिर बता देता हूँ, एनायन की रेडियस ये थी, ठीक है, कैटायन की रेडियस पूछ रहा था, और A पॉजिटिव B निगेटिव NaCl टाइप क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये कैसा है, ये FCC है, क्योंकि NaCl FCC होता है।
तो एनायन कहाँ जाएंगे, वो पैकिंग में जाएंगे, तो कैटायन कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड जो होंगे उसमें जा करके बैठेगा। अब हम कैसे निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की रेडियस, उसका फार्मूला होता है आर पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.414 आर नेगेटिव की वैल्यू पुट कर दी, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका क्या जाएगा 100 पिकोमीटर। समझ गए बेटा, इस तरह से सॉल्व होगा ये। अब बेटा नेक्स्ट चीज़ देखो क्या कह रहा है कैन ए कैटायन, यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन, कैन ए कैटायन सी पॉजिटिव हैविंग रेडियस 50 पिकोमीटर बी फिटेड इनटू द टेट्राहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल। देखो बेटा टेट्राहेड्रल होल के लिए क्या होता है फार्मूला 0.225 इंटू आर नेगेटिव, तो इससे क्या आएगा 0.225 और आर नेगेटिव कितना हमारा, आर नेगेटिव दिया है 241.5 पिकोमीटर। इससे वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर के आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगी आपकी जाकर के 54.3 पिकोमीटर। ठीक है, तो हमारा मतलब जो साइज है टेट्राहेड्रल वॉइड का वो साइज है 54.3 पिकोमीटर रेडियस का। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कैन ए कैटायन सी पॉजिटिव हैविंग रेडियस ऑफ 50 पिकोमीटर बी फिटेड इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड। हमारे पास जो अवेलेबल होल है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस ये रही, और जो एटम ये एडजस्ट करवाना चाहता उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है 50 पिकोमीटर। तो जो अवेलेबिलिटी है वो 54.3 तक के लिए है, और जो ये एडजस्ट करवाना चाहता है वो 50 पिकोमीटर। तो ये चीज़ तो इसके अंदर आराम से एडजस्ट कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, बिल्कुल आसानी के साथ ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली फिट नहीं होगा, लूज रहेगा वहाँ जा कर के, छोटा है ना तो गैप बड़ा है और ये वहाँ पर जा कर के लूज रहेगा। समझ गए बेटा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस सॉलिड AbNaCl हैज़ NaCl स्ट्रक्चर, मतलब FCC हो गया। इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन A इज 100 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एनायन। देखो बेटा रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू FCC है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ 0.414 इंटू आर नेगेटिव। अब आर पॉजिटिव कितना दे रखा है 100 पिकोमीटर इज इक्वल टू 0.414 आर नेगेटिव। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आर नेगेटिव निकाल सकते हो 100 पिकोमीटर अपॉन 0.414। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा आपका। समझ आया कि नहीं आया, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस सॉलिड AB हैज़ NaCl स्ट्रक्चर, मतलब FCC स्ट्रक्चर है। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन A पॉजिटिव इज 170 पिकोमीटर। ठीक है, तो A पॉजिटिव मतलब RA पॉजिटिव इसने कितना दे दिया 170 पिकोमीटर, कितना दे दिया 170 पिकोमीटर दे दिया। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ द एनायन B नेगेटिव। मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस कौन सी होगी, अब जरा दिमाग लगाओ। मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस ऑफ द एनायन, एक बात बताना, R पॉजिटिव इज इक्वल टू दो वैल्यूज़ हैं हमारी 0.414 इंटू आर नेगेटिव, और R पॉजिटिव इज इक्वल टू आएगा एक 0.225 इंटू आर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से R नेगेटिव की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से R नेगेटिव आएगा आपका R पॉजिटिव अपॉन 0.414, और यहाँ से R नेगेटिव क्या आएगा, यहाँ से R नेगेटिव आएगा R पॉजिटिव अपॉन 0.225। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये वैल्यू ज़्यादा है या फिर ये वैल्यू ज़्यादा है, देखें कौन बताता है। बोलो बेटा, ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है या नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है। देखो कितने समझदार हैं, कह रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है। अरे भैया ऊपर वाली वैल्यू लो है, कैसे, ज़रा दिमाग लगाओ। ये वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करो, 0.414 बड़ा है, तो किसी बड़ी वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर तो लेस आएगा, तो ये वैल्यू लो होगी और ये वैल्यू मोर होगी। ठीक है, तो नीचे वाले केस में एनायन जो है बड़ा होगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, इस वाले केस में पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा आएगी, तो आपका आंसर नीचे वाले से निकलेगा, इससे निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, अब पूछो प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें ऑक्टाहेड्रल वाला तो लेना नहीं, सॉरी टेट्राहेड्रल वाला तो लेना नहीं, क्योंकि NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल वाला केस हमें लेना नहीं। अब दिमाग लगाओ, NaCl जो स्ट्रक्चर होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद एक आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा रेडियस रेशियो का रूल, उससे आप बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे कि
मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो अभी इसको थोड़ा सा छोड़ दो वरना ये कंफ्यूज कर देगा आपको, क्योंकि रेडियस रेशियो के बारे में आप अभी जानते नहीं हो। ठीक है बेटा, आगे करेंगे इसको। ये देखो बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इनमें जो है मेन फीचर्स दे रहा है इसके। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड का फार्मूला ये होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फार्मूला ये होता है। साफ दिखाई दे रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है 4 एटम से सराउंडेड होता है, ऑक्टाहेड्रल 6 से सराउंडेड होता है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, HCP या CCP पैकिंग होती है। ठीक है, और 3 स्फीयर जो है इसको ऊपर नीचे होते हैं इसके। ठीक, और इसके साथ ही जो है एक स्फीयर के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड डेवलप होते हैं, और नंबर ऑफ जो वॉइड होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड वो डबल होते हैं नंबर ऑफ स्फीयर इन द पैकिंग। अगर पैकिंग में 4 आपके स्फीयर लग रहे हैं तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 8 बनेंगे। समझ आया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अगर 4 लग रहे हैं एटम पैकिंग को कंप्लीट करने में, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 ही होंगे। समझ में आ गया, इसमें डबल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है आपको। ये कंसेप्ट देखो बेटा, नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड एंड द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड एंड द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या कहता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग। इसका मतलब है उसको जो आपका क्यूबिक यूनिट सेल बना, उसको बनाने के लिए जितने स्फीयर लगे उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। लेकिन अगर आप टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो जितने आपने एटम यूज़ किए उसको बनाने के लिए उससे डबल लग जाएंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना। टेट्राहेड्रल डबल हो जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल उतने ही रहते हैं जितनों से वो आपका लैटिस तैयार हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे के क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या कहता है, ए कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, एटम्स ऑफ द एलिमेंट y मेक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब होता है FCC, एंड दोज ऑफ एलिमेंट x एज कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। y कहाँ जा रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जा रहे हैं, तो y तो चला गया भाई क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, FCC में चले गए। तो y यूज़ कितने हो गए, दिमाग लगाओ, 8 कॉर्नर से कितने यूज़ हुए, 1, और 6 फेस से कितने यूज़ हुए, 3। ये तो आप पहले से जानते हो क्योंकि FCC बन रहा है। इसके बाद ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में कौन बैठेगा जा करके, ऑक्टाहेड्रल होते कितने, पहले ये दिमाग लगाओ, ऑक्टाहेड्रल कहाँ कहाँ होंगे मैं बता देता हूँ आपको। ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं सारी तो एज पर होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो 12 एज होती हैं और एज पर होता है 1/4 एटम। तो 3 एटम तो बेटा आ जाएंगे यहाँ से, किस चीज़ के आएंगे, ये एक्स के। ठीक है, और एक बॉडी के सेंटर पर चला जाएगा, तो बॉडी के सेंटर पर पूरा 1 एटम होता है, तो ये कितना आ गया, 1 एटम यहाँ से आ गया। ये बातें मैं कर रहा हूँ एक्स की, ठीक है, और ये बातें किसकी थी, वाई की। तो एक्स कितने यूज़ हुए यहाँ से अगर आप चेक करो तो 3 and 1 4, और वाई कितने यूज़ हुए 4। तो एक्स कितने हैं 4, वाई कितने हैं 4, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्स वाई। नहीं समझ में आया। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब है FCC, वहाँ पर आपका एनायन जाके एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अब FCC का मतलब है सारे कॉर्नर पर एटम होगा और सारी फेस पे एटम होगा। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे किसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते कहाँ कहाँ पर हैं क्रिस्टल के अंदर, जितनी भी एज होती हैं हर एक पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, और बॉडी के सेंटर पर होता है इन द केस ऑफ FCC। तो एज होती कितनी, 12 होती हैं, तो 12 एच को आप मल्टीप्लाई कर दें 1/4 से, क्योंकि एक एच पर 1/4 एटम एडजस्ट होता है। तो 12 × 1/4 दैट विल गिव यू 3, और एक बॉडी के सेंटर पर गया, एक कहाँ गया, बॉडी के सेंटर पर गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल कितने एटम हो गए, 4 यहाँ पर हो गए और 4 यहाँ पर हो गए। तो x के 4 और y के 4, इसका मतलब फार्मूला क्या डेवलप हो गया, x × y, या x y इसका फार्मूला डेवलप हो गया आपका। समझ आ गया होगा। अब बेटा ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म हेक्सागोनल क्यूबिक लैटिस, हेक्सागोनल क्यूबिक पैक lattice, and those of the element A occupy 2/3 of tetrahedral void, 2/3 of tetrahedral void. What is the formula of the compound found by these elements A and B? ठीक है, ये आपको बताना है। B कहाँ गया, HCP लैटिस पे गया। B जा रहा है बेटा
कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, हेक्सागोनल क्यूब क्लोज पैकिंग में जा रहा है। और ए कहाँ पर जा रहा है, ए जा रहा है टेट्राहेड्रल, वो भी कितने ऑक्युपाई करेगा, 2/3 ऑफ थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। बी क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। अगर बी में आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मान लो आपने n एटम यूज़ कर लिए, ठीक है, बी आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भेजा और मैंने मान लिया कि बी आपने कितने यूज़ कर लिए, n यूज़ कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला या अकॉर्डिंग टू नॉलेज आपके टेट्राहेड्रल वर्ड इससे डबल हो जाएंगे, मतलब हमारे पास 2n टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी एटम से आपका लैटिस तैयार होता है, क्यूबिक यूनिट सेल तैयार होता है, तो उससे जस्ट डबल उसके अंदर जो है टेट्राहेड्रल वर्ड पाए जाते हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते हो, इतनी बात तो मानते हो। तो अगर n यूज़ किया आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो आपके पास टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो गए, 2n हो गए। लेकिन 2n के 2n आपने यूज़ नहीं किए हैं। 2n का आपने यूज़ कितना हिस्सा किया, 2/3, 2/3। इसका मतलब टोटल आपने एटम यूज़ कितने किए टेट्राहेड्रल वर्ड में, 4n/3। अब जरा दिमाग लगाना, आपने a कितना यूज़ किया, 4n/3, b कितना यूज़ किया, n। देखो बेटा फिर दिमाग लगा, ए आपने कितना यूज़ किया, 4n/3 यूज़ किया, और बी आपने कितने यूज़ किए, n यूज़ किए। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लो तो यहाँ आप क्या कर दोगे, मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 से डिवाइड कर दोगे। अब जो ये लिखा है वही ये लिखा है, दोनों का रेशियो आप चेक करो। अगर इन दोनों का रेशियो लो ए और बी का, तो कितना आएगा, 4n और 3n आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूँ। ये 3 अगर रेशियो ले रहे हो आप, ए के एटम्स का और बी के एटम्स का रेशियो ले रहे हो, तो क्या आएगा, 4:3 आएगा। इसका मतलब है ए के एटम कितने थे, 4n/3, बी के कितने थे, 3n/3, रेशियो लेंगे तो 4:3 आएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, A4 B3, ये फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। मैं फिर पूरी चीज़ बता दूंगा आपको। जो बी एटम था वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जा रहा था। मैंने मान लिया मेरे टोटल कितने बी एटम लग गए, n लग गए। इसके बाद ए एटम कहाँ जाता था, ए एटम जाता था टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो आप जानते हैं जितने हमारे एटम्स लगते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो अगर n लगे हैं तो 2n होंगे। लेकिन जो ए था वो सारे 2n में नहीं गया, वो 2n के 2/3 पार्ट में गया। तो हमारे कितने एटम हो गए यूज़, 4n/3 हो गए, ठीक है। तो ए के कितने, 4n/3, और बी के कितने, n। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सेम किया, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया यहाँ पर इस तरह से। अब मैंने ए और बी के एटम का रेशियो निकाला, वो कितना आएगा, 4:3। इसका मतलब फार्मूला क्या डेवलप होगा, A4B3। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये देखो बेटा, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायंस बी आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कैटायंस ए आर बी कहाँ जा रहे हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया आपका, ये तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है। कैटायंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ़ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड, सारे ऑक्टाहेड्रल आपने ऑक्युपाई कर लिए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सॉलिड, ये हमें बताना है। देखो बेटा, मैं मान लेता हूँ बी जो है हमारे कितने यूज़ हो गए, n। तो ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल ये भी बेटा n होंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल कितने होंगे, टेट्राहेड्रल ये होने चाहिए कितने, 2n। लेकिन क्वेश्चन ने कहा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैटायंस ए आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर इसमें n गए हैं तो इसमें भी n जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, अगर आपके ऑक्टाहेड्रल में n गए हैं तो फिर टेट्राहेड्रल में भी कितने जाएंगे, n जाएंगे। तो ए एटम इसमें कितने गए और ए एटम इसमें कितने गए, इतने, समझ गए। और बी एटम कितने यूज़ कर लिए, n। अच्छा, अब ए टोटल कितने यूज़ हो गए, टोटल ए कितने यूज़ हो गए, टोटल ए n तो गए बेटा ऑक्टाहेड्रल में और n गए टेट्राहेड्रल में, तो टोटल 2n यूज़ हो गए। खूब अच्छी तरह सोच लो, टोटल 2n यूज़ हो गए। और बी टोटल कितने यूज़ हो गए, टोटल बी कितने यूज़ हो गए आपके, टोटल बी आपके n यूज़ हो गए। अब जरा एक काम करो, ए और बी का रेशियो निकालो। ए एटम्स कितने यूज़ किए मैंने, 2n, बी एटम कितने यूज़ किए मैंने, n। जरा रेशियो निकालो, रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 2:1। तो मेरे पास आंसर आएगा A to B आंसर आ जाएगा।
फिर से देख लो बेटा, अच्छी तरह से देख लो क्या क्वेश्चन था। ये कह रहा था कि जो बी होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है क्लोज पैकिंग में, और ए कहाँ जाता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाता है। इसने कहा जहाँ जहाँ बी है, बी एटम है, जितने मैंने मान लिया एन यूज़ हो जाएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल भी एन होने चाहिए, तो टेट्राहेड्रल इससे डबल होने चाहिए, 2n होने चाहिए। लेकिन इसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसने कहा कि जितने ऑक्टाहेड्रल में डाल रहे हो उतने ही आप टेट्राहेड्रल में यूज़ करो। तो इसने कहा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड कंप्लीटली, तो सारे के सारे फिल हो गए वो, तो n के n फिल हो गए, और उतने ही आपको टेट्राहेड्रल में डालने। टेट्राहेड्रल में आपको 2n नहीं डालने, टेट्राहेड्रल में आपको n डालने। तो a यूज़ कहाँ कहाँ हुआ, a यूज़ हुआ ऑक्टाहेड्रल में और a यूज़ हुआ टेट्राहेड्रल में। इतनी बात तो मानते हो? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? इतनी बात तो मान रहे हो? तो a कितने यूज़ हो गए 2n, और b कितने यूज़ हुए n। तो a और b जो यूज़ हुए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये लिख लिए, a 2n b n। अब a और b के एटम्स का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2:1। तो फार्मूला क्या डेवलप हो जाएगा, a to b। खत्म बात, ये हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है इन मिनरल स्पाइनल having the formula MgAl2O4 oxides ion are arranged in the cubic close packing. Mg+2 ions occupy the tetrahedral void while Al+3 ions occupy the octahedral void. ये बात ये कह रहा है, तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। Mg+2, ठीक है बेटा, Al एल्यूमिनियम, Al+3 और ऑक्साइड आयन O-2, ठीक है। ऑक्साइड्स आयरन आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तो गए क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, कहाँ गए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, खत्म बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, Mg+2 आयन्स ऑक्युपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कहाँ गए, ये गए टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल। और बेटा ये कहाँ गए, ये गए ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल में गए। इतनी बात तो मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। अब इसने क्वेश्चन क्या बनाया, इसने क्वेश्चन बनाया व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑक्युपाइड बाय Mg+2। Mg+2 आपके कितने हैं, ये हमसे पूछ रहा है, जरा दिमाग लगाओ। MgAl2O4, MgAl2O4, O कितने, 4 हैं, O यूज़ कितने कर रहा है, 4 यूज़ कर रहा है, ठीक है। और Al कितने यूज़ होंगे, 4 यूज़ होने चाहिए, Al कितने यूज़ होने चाहिए, 4 यूज़ होने चाहिए, लेकिन ये 4 का हाफ यूज़ कर रहा है यहाँ पर, 4 का हाफ, 2 ही एल्यूमिनियम तो है। MgAl2 को अगर आप गौर से देखें तो MgAl के 2 हैं, O के 4 हैं, O को 4 यूज़ कर लिया, Al को 2 यूज़ कर रहा है, और Mg उससे आधा यूज़ कर रहा है, 1 यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब जरा आप अपने बेसिक्स पे जाओ। बेसिक्स क्या कहता है, अगर आपने इसके n यूज़ किए होते, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आपने n एटम लिए होते, तो ऑक्टाहेड्रल में कितने लेके जाते, 2n, सॉरी n ही लेके जाते, ऑक्टाहेड्रल में n जाते, ठीक है, n जाते, और टेट्राहेड्रल में कितने जाते, 2n जाते, जाते कि नहीं जाते, ये चीज़ होती है आपकी, ये चीज़ होती, ठीक है। तो आने कितने थे, 2n, आने कितने थे, 2n, उससे डबल आने थे, ठीक है। तो अब पूछा क्या है इसने, व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाय Mg+2। अब जरा दिमाग लगाओ, हमारे पास 4 एटम किस चीज़ के हैं, 4 एटम अगर इसके हैं O2 के, O-2 के, तो Mg कितने होने चाहिए थे, इससे जस्ट डबल, मतलब 8 होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, लेकिन है कितना, 1, है कितना, 1 होने चाहिए थे, 8 है कितना, सिर्फ 1 आया, ठीक है। तो ये जो 1 है ये 8 का कितने परसेंट हुआ, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 12.5%, 12.5%। बेटा फिर ढंग से समझ लो, खूब अच्छी तरह समझ लो क्या था। मैंने क्या किया, Mg+2 Al+3 और O-2 लिख लिया। O-2 कहाँ जा रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, Al+3 कहाँ जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल में, Mg+2 कहाँ गया, टेट्राहेड्रल में। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब अगर मैं अपने बेसिक्स पे जाऊँ तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अगर n एटम लगे हैं तो ऑक्टाहेड्रल में भी n लगते हैं, ऑक्टाहेड्रल में तो उतने ही एटम लगते हैं जितने हमारे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में गए, लेकिन उससे जस्ट डबल किस में लगते हैं, टेट्राहेड्रल में लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अब जरा दिमाग लगाओ, हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या है, Mg कितना है, 1, Al कितने हैं, 2, और आपके O-2 कितने हैं, 4,
यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ, इस 4 को यूज़ करता हूँ, तो 4 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 8 mg होने चाहिए थे, 8 mg होने चाहिए थे, लेकिन है कितना, 1, 1 ही तो है। तो ये जो 1 है ये 8 का कितने परसेंट है, यही तो पूछ रहा, व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाय mg+2। तो होने चाहिए था 8 मेरे पास खाली थे, लेकिन उसमें सिर्फ 1 में गया। ठीक है, तो ये जो 1 है इस 8 का कितने परसेंट है, जो ये 1 है इस 8 का कितने परसेंट है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100 इट विल गिव यू 12.5%। समझ में आ गया। अब कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाई Al+3। देखो बेटा Al+3, अब दिमाग लगाना, इस 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास होना कितना चाहिए था, 4Al+3 हमारे एडजस्ट होने चाहिए थे, लेकिन हो कितने रहे, 2। तो ये जो 2 है ये इस 4 का कितने परसेंट है, तो ये आपका आएगा 50%। ठीक है, जितना हिस्सा था उसमें सिर्फ आधे में जो है Al+3 गया, 50% हिस्से में गया। नहीं समझ में आई बात? अरे बिल्कुल क्लियर आया कि नहीं आया? मैंने अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की है, इसको ढंग से समझ लो। Mg+2 टेट्राहेड्रल में जा रहा है, Al+3 ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है, O-2 क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम अपने बेसिक्स पे जाते हैं तो O-2 मैंने मान लिया n एटम लगे, तो ऑक्टाहेड्रल भी n लगेंगे और टेट्राहेड्रल उससे 2 डबल लगेंगे, 2n। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके O-2 हैं कितने, 4। क्वेश्चन में देखो रेड कलर से मैंने सर्किल कर रखा है, 4 O-2 के हैं और 2 Al+3 के हैं और 1 Mg का है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑक्युपाइड बाय Mg+2। ठीक है, थे कितने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 8 होने चाहिए, लेकिन गया किसमें, सिर्फ 1 में गया। भाई 4 CCP के कंपैरिजन में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होने चाहिए, तो 8 में उसने सिर्फ 1 को कवर किया है। तो ये जो 1 एटम है ये 8 के कंपैरिजन में कितने परसेंट हुआ, तो ये आएगा 12.5%। अब 4 CCP एटम के लिए आपके Al कितने हो चाहिए, N 4 ही होने चाहिए, क्योंकि N के लिए N होता है। N आपके क्यूबिक क्लोज पैकिंग एटम के लिए ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, N होते हैं। तो इस 4 के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, 4, लेकिन इसने कवर क्या किया, सिर्फ 2 कवर किया। तो ये जो 2 है ये इस 4 का कितने परसेंट है, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका कितना आएगा, 50%। ओके बेटा, ऐसे करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इन कोरोंडम ऑक्साइड्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड एल्यूमिनियम आयंस ऑक्युपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो एल्यूमिनियम कहाँ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में गया। मैंने इसको मान लिया कितने यूज हुए मेरे, n एटम यूज होगा मेरे पैकिंग में, कितने यूज होगा, n एटम्स जो है मेरे यूज होगा। ठीक है, 2/3 ऑफ ऑक्साइड आयन, एल्यूमिनियम तो अलग चीज़ हो गई, बाद में बात करेंगे, सॉरी। ऑक्साइड्स आयन मैंने जो है क्लोज पैकिंग में ले गया हूँ ना, तो ऑक्साइड आयन मैंने मान लिया n एटम्स यूज हो गए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम आयन गया कहाँ था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो अगर मैं बेसिक पे जाऊँ तो n एटम अगर हमारे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में यूज हुए हैं तो n मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा दिया। उसने कहा जितने भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे उसमें से सिर्फ कितने में गए, 2/3 पार्ट में गए। ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कोरंडम। तो O-2 कितने हैं, n, और Al+3 कितने हैं, Al+3 कितने हैं, 2/3n। तो यहाँ लिख लो बेटा, Al के नीचे तो लिख लो 2/3n, और O के नीचे क्या लिख लोगे, O के नीचे लिख लो n। अब इनका रेशियो वगैरह निकाल लो, इन दोनों एटम्स का रेशियो निकाल लो, तो क्या करोगे, 3n और यहाँ 3 करोगे कि नहीं करोगे। अब एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, निकाल के देख लो, इन दोनों का रेशियो निकालो, तो 2n/3 अपॉन 3n/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, n से n कैंसिल, कितना आएगा, 2/3। इसका मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ क्या रेशियो है, 2:3 का। अगर Al के 2 यूज़ होंगे तो ऑक्सीजन के 3 यूज़ होंगे। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा, आपका जो फार्मूला बनेगा यहाँ पर देखो बेटा, इस तरफ लेफ्ट साइड में एल्युमिनियम के कितने यूज़ होंगे, 2, और ऑक्सीजन के कितने यूज़ होंगे, 3। ये फार्मूला आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, ऑक्साइड कहाँ जा रहे थे, क्लोज पैकिंग में जा रहे थे, मैंने मान लिया n एटम है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 2n एटम हो जाए, सॉरी n ही एटम रहेंगे। लेकिन इसने जितने भी n एटम जा सकते थे, n आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, वो सारे ऑक्यूपाई नहीं किए,
इसने कहा जितने भी वोइड थे उसका 2/3 पार्ट जो है Al+3 ने कवर किया। तो टोटल कितने हो सकते हैं वहाँ 2/3 n एटम्स हो सकते हैं किसके, एल्यूमिनियम आयन के। अब मैंने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकालने पर 2:3 आया। तो अगर Al के 2 लगेंगे तो O के 3 लगेंगे, तो आंसर बनेगा Al2O3। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। ऑक्साइड आयन कहाँ गया, CCP पे गया। तो ये मैंने मान लिया कितने यूज हुए, n एटम्स यूज हुए, n एटम्स यूज हुए किसकी वजह से, O-2 की वजह से। 1/6 ऑफ द टेट्राहेड्रल वोइड्स आर ऑक्युपाइड बाय द कैटायन A। 1/6 टेट्राहेड्रल ऑक्युपाइड बाय A। तो अगर n इसके यूज हो रहे हैं तो टेट्राहेड्रल में कितने होते हैं, 2n। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, 2n के 2n नहीं भरे, इसका 1/6 पार्ट ही हमने फिल किया। वाइल 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वोइड आर ऑक्युपाइड बाय कैटायन B। ठीक है, यहाँ पर कौन गया, B गया, यहाँ कौन गया, B गया। और अगर हमारे n एटम क्यूबिक क्लोज पैकिंग में गए हैं तो n एटम ही इसमें जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, n नहीं गए, n जो है, n आपके ऑक्टाहेड्रल वोइड थे उसका 1/3 फिल हुआ है। तो B कितने लग गए, n/3। ठीक है, और A कितने लग गए आपके, A लग गए आपके 2n/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n/3। तो n/3 किसके लगे, A के। O-2 के कितने लगे, n। और B के कितने लगे, B के लग गए n/3। तो अब इनको जरा चेक करो, A, B और O। A के नीचे कितना, n/3, B के नीचे कितना, n/3 और O के नीचे कितना, n। अब जरा इन एटम्स का रेशियो निकाल लो बेटा, इन एटम्स का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालोगे तो क्या करोगे, यहाँ 3 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब रेशियो क्या आ जाएगा, AbO3। क्या आ जाएगा, AbO3। ठीक है, AbO3 आ जाएगा, 1:3 का रेशियो आ जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाओगे, इस पूरे टुकड़े से कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे। जो कह रहा है बेटा वो करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड आयन कहाँ गया था, अच्छी तरह पता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में गया। तो n एटम मैंने मान लिए वो यूज़ हो गए। फिर इसने कहा टेट्राहेड्रल वोइड कितने होंगे, हम जानते हैं 2n होंगे। लेकिन इसने कहा जो 2n टेट्राहेड्रल वोइड है वो सारे फिल नहीं हुए, उसका सिर्फ 1/6 पार्ट फिल हुआ। तो 2n का 1/6 कितना बना, n/3। वहाँ मैंने A एटम को एडजस्ट कर दिया, ये A एटम आपके टेट्राहेड्रल में चलेगा। फिर उसने कहा जो B एटम है वो ऑक्टाहेड्रल वोइड में जाता है। तो दिमाग लगाओ, अगर n एटम आपके क्यूबिक क्लोज पैकिंग में यूज़ हुए हैं तो n एटम आपके ऑक्टाहेड्रल में यूज़ होने चाहिए थे। इसका मतलब है n ऑक्टाहेड्रल वोइड्स हैं हमारे। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वो n ऑक्टाहेड्रल वोइड सारे फिल नहीं हुए, उसका सिर्फ 1/3 हमारा फिल हुआ। तो ये 1/3 कर दिया। तो B कितने यूज़ हुए, n/3। तो A कितने, n/3, B कितने, n/3, O कितने, n। तो इसको मैंने क्या किया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर इन एटम्स का रेशियो निकाल लिया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, AbO3। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एटम Q आर इन CCP अरेंजमेंट। तो ये तो गया बेटा CCP में, CCP में मैंने मान लिया इसके n एटम लग गए। एंड P ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल साइड्स। और P कहाँ चले गया, सारे टेट्राहेड्रल साइड में। टेट्राहेड्रल साइड मतलब हमारे 2n एटम लग गए। तो 2n एटम किसके लगे, P के, और n एटम किसके लगे, Q के। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, P के नीचे लिख लो बेटा 2n और Q के नीचे क्या लिख लो, n। तो रेशियो क्या आएगा एटम्स का, P2Q, 2:1 का रेशियो आएगा। तो आंसर क्या आएगा, P2Q। ये आंसर आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्या चीज़ है ये, CrCl3। ये है CrCl3। क्लोराइड आयंस हैव क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब क्लोरीन कहाँ गया, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में गया। इसका मतलब है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में Cl निगेटिव गया। तो इसके कितने लग गए, मैंने मान लिया इसके n लग गए। ठीक है, n Cl निगेटिव लग गए। एंड Cr3 आयंस आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वोइड। तो इसके कितने लगने चाहिए, n लगने चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन फार्मूला क्या डेवलप हो रहा है, CrCl3 डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ज़रा सोचो, इस चीज़ को सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। इसका मतलब है कि जो Cr है वो Cl का तीसरा हिस्सा ही यूज़ हो रहा है। Cr जो है Cl का तीसरा हिस्सा ही यूज़ हो रहा है, दिमाग लगाओ। तो वाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल इज ऑक्युपाइड। तो जरा दिमाग लगाओ, वाट फ्रैक्शन, तो 1/3 आएगा आपका, 1/3। 3 में से सिर्फ एक हिस्सा ही जो है कवर हो रहा है। दिमाग लगा लो भाई, अगर आप दिमाग लगाओ, बेसिक पे जाऊँ,
तो जितने NCl के यूज़ होने चाहिए थे उतने ही Cr के यूज़ होने चाहिए, क्योंकि ये Cl कहाँ जा रहा था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, और ये Cr कहाँ जा रहा था, ये जा रहा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो जितने CCP में जाते हैं उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि ये जो CCP में गया वो 3 और जो ऑक्टाहेड्रल में गया वो 1, इसका मतलब उसका तीसरा हिस्सा ही तो गया। ठीक है, तो 3 में से सिर्फ 1 हिस्सा है, तो फ्रैक्शन क्या आएगा 1/3। आपका जो Cr+3 वाला आयन है उसका क्या फ्रैक्शन आएगा ऑक्टाहेड्रल होल वाला, ये वाला क्या आएगा आंसर, ये आएगा 1/3। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में कहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स इज ऑक्युपाइड, ये देखना पड़ेगा आपको, व्हाट नंबर ऑफ टोटल होल्स इज ऑक्युपाइड। देखो बेटा क्या पूछता है, ये कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स इज ऑक्युपाइड। जरा दिमाग लगाओ, अगर n एटम्स किस में लग रहे हैं, CCP में लग रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में कितने होने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल में n होने चाहिए, तो टेट्राहेड्रल में कितने होने चाहिए, 2n होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू बेसिक्स। बेसिक में ही सीखा, जितने एटम हमारे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जाते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल में जाते हैं, लेकिन उससे जस्ट डबल टेट्राहेड्रल में जाते हैं। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक है, CCP में कितने थे 3, तो ऑक्टाहेड्रल में कितने होने चाहिए 3, तो टेट्राहेड्रल में कितने होने चाहिए 6। ये चीज़ वॉइड में होनी चाहिए। ठीक है, टोटल 9 हमारे पास वॉइड हैं, टोटल 9 हमारे पास वॉइड है, लेकिन फिल कितना है, सिर्फ एक वॉइड फिल है। तो टोटल वॉइड कितने थे 9, 3 तो ऑक्टाहेड्रल और 6 टेट्राहेड्रल वॉइड थे, लेकिन उसमें सिर्फ एक फिल है, तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आया 1/9 फ्रैक्शन आ जाएगा। जो वॉइड का पूछ रहा है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स इज ऑक्युपाइड, होल्स या वॉइड एक ही बात है। तो वो होल्स हैं कितने, 3 तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गए और 6 हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड आ गए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो टोटल 9 वॉइड थे या टोटल 9 होल थे, उसमें सिर्फ एक में जो है Cr बैठा हुआ है, तो 1/9 इसका फ्रैक्शन बनेगा। गॉट द आइडिया। अब बेटा ये देखो लोकेशन ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स होते कहाँ कहाँ हैं। देखो बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो एक तो बॉडी के सेंटर पर होता है, ठीक है, इसके अलावा एज पर होता है, एज है ना, ये पूरी क्या है, एज है, एज पर होता है। ये बात समझ में आई। तो एज होते कितने हैं, 12 एज होते हैं, तो हर एक एज पर आपको देखने को मिल रहा है। इससे अगला देखो, एज पर है, एज पर है, एज एज, इस तरह से करते करते आप कितने मिलेंगे आपको, 12 एज पर आपको जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। समझ आ गया बेटा, 12 एजेस पे होता है और एक बॉडी के सेंटर पर होता है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की साइट होती है, यहीं पर जा करके जो है एटम एडजस्ट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं यहाँ पर। 12 तो एज हैं, हर एक एज पर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा और एक मिलेगा बॉडी के सेंटर पर। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड होते कहाँ कहाँ पर है। देखो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता है 4 से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक एटम तो आपका एक कॉर्नर पर रहा, एक एटम इस वाली फेस पर रहा, एक एटम इस वाली फेस पर रहा, एक एटम इस वाली फेस पर रहा, तो टोटल 4 एटम हो गए। 3 ये फेज हो गई आपकी, 3 फेज हो गई। मैं नाम लिख देता हूँ इसका, ये फेज नंबर 1, ये फेज नंबर 2, ये फेज नंबर 3 सामने की। तो 3 फेज पर एटम है और एक आपका कॉर्नर पर है, इस वाले कॉर्नर पर है। तो इन 4 एटम से जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार होगा, तो ज़रा गौर करो, इस वाले कॉर्नर से, ये क्या है आपका कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से आप देख रहे हैं एक ये टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हो गया। तो एक कॉर्नर से अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर से एक टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार होगा। तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हो जाएंगे एक क्यूबिक सेल में, 8 हो जाएंगे। दिख रहा है आपको, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है सारे, ये सारे क्या हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हो जाएंगे। अच्छा एक और इसका देखो तरीका, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, हर बॉडी डायगोनल पे 2 आ जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, हर बॉडी डायगोनल पे 2, ठीक है। ये भी एक आपका कंसेप्ट बन गया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 से मिलके बनता है, हर एक कॉर्नर से आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो आपके पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे। तो साइट कितनी हो जाएंगी इसकी, 8 साइट हो जाएंगी जहाँ पर जाकर के टेट्राहेड्रल वॉइड जो है एडजस्ट होता है। समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ है, क्लियर हो गई बात। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स। NaCl
FCC होता है बेटा, ध्यान रखना, और इसमें जो एनायन होता है दैट इज Cl निगेटिव, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जाएगा। ठीक है, ये तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में चला जाएगा, मतलब सारे कॉर्नर्स पे जाएगा और फेस पे जाएगा। और जितने भी आपके ऑक्टाहेड्रल साइट्स हैं हर जगह कौन बैठेगा जा करके, Na पॉजिटिव बैठेगा। जिंक सल्फाइड के केस में क्या होता है, ये भी FCC होता है, S-2 तो इसके सारे कॉर्नर्स और फेस पे जाएगा, लेकिन जो Zn+2 है ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। ये जिंक सल्फाइड का स्पेशल केस है, आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। क्लियर होगी बात, अल्टरनेट में जाएगा। इसके बाद CaF2 की अगर बात करूं तो Ca+2 आपका FCC में जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में एनायन जाता था, लेकिन CaF2 के केस में आपका जो फेज है और कॉर्नर है वहाँ पर कौन जाएगा, Ca+2 जाएगा, और F निगेटिव आयन जाएगा जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे की बातें कुछ और देख लो। अगर NaCl है तो पर यूनिट सेल में 4 NaCl यूनिट होती हैं, पर यूनिट सेल में 4 जिंक सल्फाइड यूनिट होती हैं, पर यूनिट सेल में 4 CaF2 यूनिट होती हैं, और पर यूनिट सेल में 1 सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से जो है आपको करना है। इसको चाहो तो क्लियर भी कर सकते हो, जैसे 4 NaCl कैसे हो गए। देखो बेटा, Cl कहाँ गया, ये FCC स्ट्रक्चर बनता है, FCC स्ट्रक्चर बनता है, तो Cl जाता है सारी की सारी लैटिस साइड वो पैकिंग में जाएगा, मतलब सारे कॉर्नर पे जाएगा और फेस पे जाएगा। तो कॉर्नर की वजह से 1 एटम और फेस की वजह से 3 एटम, तो टोटल कितने हो गए, 4 एटम। 4 एटम किसके लग गए, Cl निगेटिव हो गया, 4 Cl निगेटिव आयन आ गए। ठीक है, अब Na कहाँ जाएगा, Na जाएगा ऑक्टाहेड्रल में, तो 12 एच होती हैं, एक एच से 1/4, तो टोटल कितने एटम, 3, और एक बॉडी के सेंटर पर +1 ये बॉडी के सेंटर पर, तो टोटल कितने हो गए, 4 Na पॉजिटिव हो गए। तो 4 Cl निगेटिव और 4 Na पॉजिटिव मिलकर के क्या बना लेंगे, 4 NaCl यूनिट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ये कहानी है, बस खत्म। इसी तरह बेटा आगे देखो, जिंक सल्फाइड के केस में क्या है, जिंक सल्फाइड के केस में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे जाता है कि नहीं जाता है। अब जरा दिमाग लगाना, S-2 FCC में गया, S-2 कहाँ गया, फेस पर गया और कॉर्नर पे गया, तो 4 एटम लगेंगे S-2 के, 4 स्फीयर लग गए। अब हमारे पास Zn+2 है, Zn+2 अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं कितने हैं, 8। अब अल्टरनेट में गया मतलब एक में गया एक में नहीं गया, आधे हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो 4 जिंक के, 4 Zn+2 के, 4 S-2 के, तो कितनी यूनिट बन जाएंगी, 4 ZnS की यूनिट तैयार हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, CaF2 की बात कह रहा है, 4 CaF2 यूनिट होती हैं, तो जरा दिमाग लगाओ, F जाता कहाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है, और Ca कहाँ जा रहा है, Ca जा रहा है आपका FCC में जा रहा है। तो इसी तरह से आप इसको सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करता हूँ जरा, Ca की बात करता हूँ, Ca कहाँ गया, FCC में, तो Ca+2 कितने लग गए, Ca+2 लग गए 4। ठीक है, अब F2, F कहाँ जा रहा है, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है, तो F कितने लग गए, F लग गए आपके, F निगेटिव लग गए आपके 8। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, CaF2 बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन जाएगा CaF2। ठीक है, तो टोटल कितनी यूनिट तैयार हो जाएंगी इसकी, 4 यूनिट तैयार हो जाएंगी। कितनी तैयार हो जाएंगी, 4 तैयार हो जाएंगी, खत्म। लास्ट है बेटा सीजियम क्लोराइड वाला, देखो जरा सीजियम क्लोराइड में क्या होता है। सीजियम क्लोराइड के केस में होता है कि एक यूनिट सेल में जो Cl होता है वो तो सारे के सारे कॉर्नर पे जाता है, तो Cl कॉर्नर की वजह से कितना बन जाएगा, 1 स्फीयर लिख देता हूँ, 1 स्फीयर। और सीजियम कहाँ जाता है, बॉडी के सेंटर पर, तो सीजियम पॉजिटिव 1 स्फीयर यहाँ से हो गया, तो टोटल कितने हो गए, सीजियम क्लोराइड 1 स्फीयर आपका, ये 1 यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस तरह से करेंगे बेटा।